आमतौर पर गिरने टकराने या चोट लगने पर यही होता है कि हम ज़रा देर के लिए रुक कर आसपास देखते हैं और अगर फजीहत होती दिखती है तो हंसते हुए नहीं तो कराहते संभालते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एल्बो पर चोट लगने के मामले में बात ज़रा अलग हो जाती है। अगर कभी एल्बो का एक खास पार्ट कहीं टकरा जाता है तो दिमाग में सबसे पहले टन की आवाज़ आती है और अंदर ही अंदर आपको तेज़ झंझनाहट भी फील होती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हर बार एल्बो पर चोट लगने पर ऐसा ही अजीब सा फील होता है और ऐसा हर किसी के साथ ही होता है। ऐसा क्यों होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ नेहा। एल्बो की जिस हड्डी के कहीं भी टकराते ही हमें तेज करंट लगता है या हंसी सी आती है उसे कॉमन लैंग्वेज में फनी बोन कहा जाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो फनी बोन असल में अल्नर नर्व होती है। ये नर्व हमारे नेक यानी कि कॉलर बोन, कंधे और हाथों से होते हुए जाती है और कलाई के पास से हटकर रिंग फिंगर और छोटी उंगली पर खत्म होती है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि नर्व का काम ब्रेन से मिलने वाले मैसेजेस को बॉडी के बाकी पार्ट्स तक ले जाना होता है। अल्नर नर्व का ज़्यादातर हिस्सा बोन्स और जॉइंट्स के बीच सेफ होता है, लेकिन एल्बो से गुजरने वाला हिस्सा बस त्वचा और फैट से ढका होता है। ऐसे में जैसे ही एल्बो कहीं से टकराता है तो सीधे इस नर्व पर झटका लगता है। इसे दूसरी लैंग्वेज में कहे तो फनी बोन पर चोट लगने का सीधा मतलब है अल्नर नर्व का बोन और उसके आउटर लेयर जिससे वह टकराती है उसके बीच दब जाना। सीधे नर्व पर चढ़ने वाला ये प्रेशर आपको एक तेज़ झंझनाहट, गुदगुदी और दर्द का मिक्स रिएक्शन देता है। यही वजह है कि एल्बो पर कभी भी कैसे भी चोट लगे हर बार आपको उतना ही अजीब महसूस होता है। चलिए इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि अल्नर नर्व को फनी बोन नाम कैसे मिला। एक्चुअली साइंटिफिकली इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं। फर्स्टली, अल्नर नर्व हमारी बांह की हड्डी से होकर गुजरती है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ह्यूमरस कहा जाता है। ह्यूमरस वर्ड, ह्यूमरस मतलब मज़ेदार से मिलता जुलता शब्द है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी रीज़न से इसे फनी बोन नाम दिया गया है। एंड द सेकेंड आंसर इज दैट कि इस नाम की वजह से अल्नर नर्व पर चोट लगते ही आपको हंसी, गुस्सा या करंट लगने की मिक्स मगर अजीब सी फीलिंग आती है। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कर दें और अगर हमारे वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे पेज को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। उत्तराखंड में लोकेटेड केदारनाथ दुनिया की सबसे फेमस टेम्पल में से एक मानी जाती है, लेकिन जून 2013 में यहाँ प्रकृति ने कुछ ऐसा कहर मचाया कि सब कुछ तहस नहस होकर रह गया। यहाँ इतनी खतरनाक बाढ़ आई कि उस बाढ़ से काफी लोगों की जान चली गई। लगातार हुई बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से आई बाढ़ ने काफी घरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद, आप इसे कोइंसिडेंस कहिए या चमत्कार, उस समय केदारनाथ मंदिर उस तबाही से बचा रहा। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ नेहा। पहले हम इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। इस मंदिर को किसने बनाया था, इसको लेकर काफी अलग अलग बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, पर यह सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन आखिर हुआ कैसे था। ऐसा देखा गया है कि इस मंदिर को तीन तरफ से तीन माउंटेन्स ने घेर के रखा है। एक तरफ है ऑलमोस्ट 22,000 फीट का केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,000 फीट का करज कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट का भरत कुंड। साथ ही इस मंदिर के पास से निकलने वाली कई नदियां भी इस मंदिर के पास से ही गुजरती है। कहते हैं कि आज भी इस मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बात अगर यहाँ की मौसम की करें तो यहाँ का वेदर हमेशा चेंज होते रहता है। कभी बारिश तो कभी बर्फ और यहाँ बादल। 2013 में आई उतनी बड़ी तबाही के बावजूद भी ये मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। आखिर ये हुआ कैसे?
हालांकि इस मंदिर के सामने वाली दीवार में थोड़ा बहुत असर तो हुआ दिखता है, पर वो काफ़ी कम है जिसे हम नॉर्मली देख नहीं सकते। मंदिर का ये डैमेज उस इलाके में हुए बाकी डैमेज के सामने तो काफ़ी कम है। पर सोचिए कि 12 साल पहले ये जो मंदिर बनी उसे कुछ हुआ कैसे नहीं, जबकि अगर सोचे तो उस वक्त तो मौसम और भी खराब हुआ करता था। साइंटिस्ट के थ्रू पता चलता है कि 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक ये मंदिर बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के टेस्टिंग के हिसाब से ये मंदिर आज भी पूरी तरह से पास होती है। मतलब ये मंदिर आज भी 100% मजबूत और सेफ है। इसके पीछे भी काफ़ी सारे वजह छिपी है, जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया की काफ़ी मंदिर पूरब या पश्चिम की ओर होती है, पर केदारनाथ मंदिर का एंट्रेंस जो है वो दक्षिण की तरफ है। और इस मंदिर को बनाने वाले लोगों के इसी आइडिया ने इस मंदिर को सेफ रखा हुआ है। हुआ यूं कि जब 2013 में बाढ़ आई थी, तब इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा आकार का पत्थर आकर रुक गया था, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी साइड की तरफ से निकल गया। इस पत्थर का वहीं आकर रुकना थोड़ा मैजिकल तो है ही, पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पत्थर इतनी तेज स्पीड में आने के बावजूद भी मंदिर से टकराया नहीं, बल्कि उससे 10-12 फीट की दूरी पर आकर रुका रहा। और इस पत्थर का शेप भी एग्जैक्टली उतना ही था जितना मंदिर का पिछला एरिया था। इस मंदिर की मजबूती के पीछे का सबसे बड़ा कारण है उसके कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया पत्थर। कहा जाता है कि वो पत्थर किसी और जगह से लाए गए थे, क्योंकि उस एरिया में वैसे पत्थर है ही नहीं। ये पत्थर स्पेशली नेचर में हुए चेंजेस को झेलने के लिए ही बनाए जाते हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई थी ताकि ये कैसे भी वेदर में हुए चेंजेस को झेल पाए। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वालों के ही सपने पूरे हुआ करते हैं, ऐसा धीरू भाई अंबानी का कहना था। भारत के फेमस बिजनेसमैन थे। धीरज लाल अंबानी ने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स की स्थापना की। धीरू भाई अंबानी ने 300 रुपये सैलरी में काम किया, लेकिन जब धीरू भाई ने दुनिया से अलविदा लिया उस समय उनकी प्रॉपर्टी 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। धीरू भाई ने जिस मेहनत, ईमानदारी और लगन से तरक्की की है, उसी वजह से भारत का हर युवा उनसे प्रेरणा लेता है। तो आज हम उनके ही जीवन के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने पकौड़े बेचते बेचते करोड़पति बनने तक का सफ़र तय किया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ नेहा। धीरज लाल अंबानी का बर्थ 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमुनाबेन था। धीरू भाई के 4 भाई बहन थे। उनका शुरुआती जीवन बहुत ज़्यादा ही दिक्कतों वाला था। इनका बड़ा परिवार होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन्हीं सभी दिक्कतों के वजह से उन्होंने हाई स्कूल भी छोड़ दिया था। पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। गांव के पास पकौड़े बेचने का भी काम शुरू किया, लेकिन ये काम ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने 300 रुपये पर मंथ के इनकम पर पेट्रोल पंप पर काम किया। ऑलमोस्ट 2 साल में ही अपनी इंटेलिजेंस की वजह से मैनेजर के पोस्ट तक पहुँच गए। इस नौकरी के दौरान भी धीरू भाई का मन इसमें कम और बिजनेस करने के मौक़ों की तरफ ज़्यादा रहा। ईयर 1950 के स्टार्टिंग ईयर्स में धीरू भाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने कज़न भाई चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर थ्रेड और स्पाइसेस का बिजनेस स्टार्ट किया।
ईयर 1965 में धीरू भाई अंबानी और चंपक लाल दमानी की बिजनेस खत्म हो गई। दोनों के नेचर और बिजनेस करने के तरीके बिल्कुल अलग थे, इसीलिए ये जोड़ी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। ईयर 1980 में धीरू भाई ने पॉलिस्टर फिलामेंट्स यार्न का गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने में ग्रोथ हासिल की। इसके बाद धीरू भाई अंबानी आगे बढ़ते गए। बात उनकी पर्सनल लाइफ की करें तो धीरू भाई अंबानी की शादी कोकिलाबेन के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं और 2 बेटियां हैं नीना कोठारी और दीप्ति सालगोकर। उसके बाद हार्ट अटैक से धीरू भाई अंबानी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 24 जून 2002 को एडमिट कराया गया। इससे पहले भी उन्हें हार्ट अटैक एक बार 1986 में आ चुका था। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने अपनी आखिरी सांसें ली। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलावट और बस मिलावट। 31 जुलाई 2018 को गोवा में गूंजा नकली अंडों का मुद्दा। उसके बाद जुलाई 10, 2018 को जब जमशेदपुर साक्षी के रिलायंस स्टोर में प्लास्टिक के अंडे बेचने की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सरायू राय को दी गई थी, इसी तरह कोलकाता, दिल्ली, मुंबई हर जगह से धीरे धीरे नकली अंडे बिकने का सच सामने आने लगा। किसी ने उसे फेक चाइनीज एग्स का नाम दे दिया तो किसी ने कहा कि लोकली भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस में। आज हम इस वीडियो में खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे बनाए जा रहे हैं नकली अंडे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ नेहा। इंडिया में नकली अंडे बनाने का बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है। यहाँ अंडे का येलो पार्ट मतलब यॉक और उसका एग वाइट सोडियम एल्गनाइट, एलम और खाने लायक कैल्शियम से तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसमें फूड कलर्स की हेल्प से वो लोग उसको बिल्कुल असली अंडे की तरह बना देते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले तो वार्म वाटर में हल्का सा सोडियम एल्गनाइट डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। फिर इसमें एलम की हेल्प से अंडे के बाकी पार्ट को रेडी किया जाता है। आपको बता दें कि यॉक को रेडी करने के लिए पहले से रेडी मिक्सचर में बस लेमन के कलर को डाल दिया जाता है और वो यॉक बन जाता है। इसके बाद जो मिक्सचर बनी होती है उसको कैल्शियम क्लोराइड की हेल्प से अंडे की शेप में कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि देखने में असली और नकली अंडे बिल्कुल सेम लगते हैं, इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये 5 बातें जानना जरूरी है। नकली अंडे का आउटर कवरिंग यानी कि छिलका थोड़ा हार्ड होगा। इसके अलावा छिलके के अंदर रबर कोटिंग जैसा भी देखने को मिलेगा। और तो और अगर अंडे की कवरिंग शाइनी और वाइट दिखे तो समझिए कि अंडा नकली हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप अंडे को फोड़ेंगे तो उसकी एग वाइट और यॉक को जब तक आप खुद से मिक्स नहीं करेंगे वो मिक्स नहीं होगा। पर नकली अंडे में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, उसको फोड़ते ही उसकी अंदर की पार्ट मिक्स हो जाएगी। अगर आप असली अंडे को हिलाएंगे तो कभी कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन नकली अंडे से आपको आवाज सुनाई देगी। नकली अंडे उबलने के बाद पानी में डालते ही भारी होने की वजह से वो नीचे चले जाते हैं, पर असली अंडा पानी में ऊपर ही तैरता रहेगा। सबसे खास बात असली अंडे की ये होती है कि उनमें ना ही मक्खियां भिनभिनाएंगी और ना ही चींटियां लगेंगी, पर नकली अंडे में ऐसा होता है। बाकी इन 5 टिप्स को अपने करीबी से शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद। क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक्स हैं जहां से गुजरते वक्त आपको एक बार मौत का ख्याल जरूर आएगा। इनमें से कोई एयरपोर्ट के रनवे से गुजरता है तो कोई भरे बाजार से, तो कोई बहते समुद्र के ऊपर से। हालांकि खतरनाक होने के साथ साथ ये रेलवे ट्रैक्स काफी खूबसूरत भी कहे जाते हैं। ओवरऑल इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ चलना मतलब जन्नत और जहन्नुम दोनों का मजा एक साथ लेना। तो चलिए आज हम जानते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेलवे ट्रैक्स के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ नेहा।
ऑस्ट्रेलिया के कुरांदा स्केनिक रेलवे से गुजरने पर लोगों की सांसें थम जाती है। ट्रेन यहाँ बैरन जॉर्ज नेशनल पार्क में आने वाले शानदार जंगलों से होकर गुजरती है। इस मार्ग में काफी सारे झरने भी मिलते हैं जो कभी कभी पूरी ट्रेन को भिगो देते हैं। यह रेलवे क्वींसलैंड स्थित दुनिया के हेरिटेज रेन फॉरेस्ट से होकर गुजरता है। अर्जेंटीना के ट्रेनेलस न्यूब्स रेलवे को पूरा करने में 27 साल लग गए थे। यह दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवेज में से एक है। इस रेलवे में ट्रेन इतनी ऊंचाई से गुजरती है जहां बादल नीचे नजर आते हैं। आपको बता दें कि इस वे में 21 सुरंगें हैं और 13 ऊंचे पुल पड़ते हैं। भारत का चेन्नई रामेश्वरम रेलवे 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। समुद्र में बने इस पुल का निर्माण ईयर 1914 में हुआ था। इस पुल से गुजरने पर आपको कुछ देर के लिए कहीं भी जमीन नजर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही नजर आएगा। यह रेलवे दिखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक भी है। जापान का आसो मिनामी रेलवे ऐसे जगह से गुजरता है जहां जिंदा वोल्केनोज भरी पड़ी है। यहाँ रेलवे को भी पता नहीं होता है कि कब और कहां ब्लास्ट हो जाए। यहाँ ट्रेन से गुजरते वक्त वोल्केनो के लावा से तबाह हुए पेड़ भी दिखाई देते हैं। अगला रेलवे का नाम है द डेथ रेलवे, जो म्यांमार की सीमा से सटे थाईलैंड के कंचनगुड़ी में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इस रेलवे को जापानीज ने बनाया तब काफी अंग्रेज और ब्रिटिश वॉर के कैदियों की जान इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान चली गई थी। यह रेलवे नदी के किनारे किनारे हरे भरे और घने जंगलों से होकर गुजरता है, जिससे पैसेंजर्स को बेहद शानदार नज़ारों का भी एक्सपीरियंस होता है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता से बंदंग के बीच सफर करने पर ट्रेन एक बेहद ऊंचे और खतरनाक पुल से गुजरती है, जिसे आर्गो गेरे रेलवे कहा जाता है। इस पुल के दोनों तरफ कोई सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये और भी खतरनाक लगता है। यही वजह है कि इस पुल से व्हीकल्स के गुजरते ही पैसेंजर्स की सांसें अटक जाती है। डर के मारे तो कुछ पैसेंजर्स चिल्ला पड़ते हैं। हालांकि इस डर के अलावा पुल के नीचे अगर देखें तो काफी खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग और खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जैसे ही हम इस दुनिया में सबसे डेंजरस क्रिएचर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले शेर, चीता, मगरमच्छ जैसे क्रिएचर्स सामने आते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक छोटा सा क्रिएचर आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है? तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही क्रिएचर्स की बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ नेहा। जायंट एशियन हॉर्नेट। अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मल मधुमक्खियों के काटने से बहुत दर्द होता है, तब तो आपको जायंट एशियन हॉर्नेट के बारे में सोचकर चक्कर आ जाएगा, क्योंकि ये हॉर्नेट की सबसे बड़ी प्रजाति है। इसका साइज 2 इंच का होता है, वहीं इसके विंग्स का साइज 3 इंच का होता है। इसका सबसे बड़ा खतरा इसके ही अंदर मौजूद इसका जहर है, जिसकी मदद से ये शिकार करते हैं, क्योंकि ये शिकार की बॉडी में जहर डालकर उससे मार देते हैं। आपको बता दें कि इनके शिकार में बस इंसेक्ट्स नहीं होते हैं बल्कि इंसान भी शामिल होते हैं। वहीं अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो ये 25 मील पर आवर की रफ्तार से उड़ सकते हैं। अगला है द ब्लैक स्पिटिंग थिक टेल स्कॉर्पियन। ये 5 इंच के बिच्छू दिखने में जितने खतरनाक है उससे कई ज्यादा खतरनाक इसका डंक है। ये स्पिट करके अपना जहर फैलाते हैं। आपको बता दें कि ये साउथ अफ्रीका का सबसे खतरनाक बिच्छू है। ये ना सिर्फ दिखने में खतरनाक है बल्कि इसका जहर बहुत खतरनाक दर्द देता है। ये अधिकतर रात में ही शिकार करने निकलते हैं, दिन में ये पेड़ के डेड सेल्स में छुपे होते हैं। ब्लैक विडो। जब हम खतरनाक कीड़ों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ब्लैक विडो के बारे में बात करना तो बनता है। ये पूरा ब्लैक कलर का होता है जिसमें रेड मार्क बना होता है। इस कीड़े ने अगर आपको काट लिया तो मसल पेन से लेकर सांस लेने में परेशानी हो सकती है।
ब्लैक विडो का जहर डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उसे इस कीड़े से बचकर ही रहना चाहिए। कहते हैं कि उन लोगों को इस कीड़े के काटने से उनकी जान भी जा सकती है। असैसिन बग्स। अब आपको एक और खतरनाक क्रिएचर के बारे में बताते हैं। इन्हें किसिंग बग भी बोला जाता है। ये सुनने में आपको जितना रोमांटिक लग रहा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि ये अपनी शिकार की मुंह और आंख में काट कर उस एरिया को पूरा स्वेल कर देते हैं। सबसे ज्यादा ये यूएसए में फैले हुए हैं, जहां वो घरों में घुसकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये कीड़े दिखने में भले ही छोटे लगे पर ये होते बहुत खतरनाक है। ब्राजीलियन वंडरिंग स्पाइडर। आपने काफी एनिमल्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाते हुए देखा होगा, लेकिन इस क्रिएचर ने सबसे खतरनाक स्पाइडर होने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखवा रखा है। ये इंसान को मारने तक के लिए सक्षम है। ब्राजील में ऐसे काफ़ी स्पाइडर्स हैं। आपको बता दें कि इसके जहर का एंटीडोट भी मौजूद है। इस स्पाइडर के काटने से भयानक सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और काफ़ी सारे खतरनाक बीमारी हो सकती है। बुलेट एंट। अक्सर लोगों को चींटियों से डर नहीं लगता है, लेकिन ये कोई मामूली चींटी नहीं है बल्कि एक बुलेट एंट है, जहां इसके काटने से 100 चींटियों के काटने के बराबर का दर्द होता है, क्योंकि इसके काटने से ठीक वैसा ही दर्द होता है जैसे बॉडी में बुलेट लगने से होता है। जब ये चींटी काटती है तो वो दर्द आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। इसका दर्द लगातार 24 घंटे तक होता है। तो ये थे कुछ खतरनाक क्रिएचर जिन्हें नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हमारे वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने CDIA नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट को खोए या चोरी हुए मोबाइल के सभी मोबाइल नेटवर्क पर ब्लॉक करने और ऐसे मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो चलिए आप सब इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं, पर इससे पहले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ नेहा। अगर आपका मोबाइल फोन खो गया है या फिर चोरी हो गया है तो उसे ढूंढने में गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। कम्युनिकेशंस मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की जो यूजर्स को उनके चोरी हुए या खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाने में हेल्प करेगा। इसके लिए टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया है। सारे मोबाइल में उनकी आइडेंटिटी के लिए एक यूनिक IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है। ये नंबर रीप्रोग्रामेबल होता है, जिसकी वजह से चोर इसे रीप्रोग्राम कर देते हैं। आपको बता दें कि इसी वजह से IMEI की क्लोनिंग हो जाती है और एक ही IMEI नंबर पर कई फोन यूज कर लिए जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के मुताबिक आज की डेट में क्लोन डुप्लीकेट IMEI हैंडसेट के कई केस रजिस्टर्ड हैं। इसी इशू के लिए CDIA वेबसाइट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा इससे सिक्योरिटी, चोरी और काफी इश्यूज में भी हेल्प मिलेगी। आइए जानते हैं CDIA प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का रीजन। पहला, खो या चोरी हुए फोन को सभी मोबाइल नेटवर्क से ब्लॉक करने के लिए। दूसरा, खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए। तीसरा, नेटवर्क में डुप्लीकेट और फेक IMEI वाले मोबाइल पर रोक लगाने के लिए। चौथा, चोरी हुए मोबाइल के यूज पर कंट्रोल के साथ यूजर्स के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। और आखिरी है चोरी हुए मोबाइल के यूज में कमी लाने के साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर बनाने और कॉल ड्रॉप कम करने के लिए। अब जानते हैं कि कैसे करें कंप्लेन। अगर आपका मोबाइल फोन खो गया है या चोरी हो गया है तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में उसकी FIR रिपोर्ट करानी होगी। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर 14422 पर कॉल करके टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। वेरिफिकेशन करने के बाद डिपार्टमेंट फोन को ब्लैकलिस्ट कर देगा, जिससे आपके खोए या चोरी हुए फोन का आगे यूज नहीं हो पाएगा।
इसके अलावा अगर कोई दूसरा सिम लगाकर मोबाइल यूज करने की कोशिश करता है तो सर्विस प्रोवाइडर नए यूजर्स को आइडेंटिफाई करेगा और पुलिस को इन्फॉर्म भी करेगा। हालांकि ये फीचर अभी बस मुंबई और दिल्ली के लोगों के लिए अवेलेबल है, पर बहुत जल्द ये बाकी भी शहरों में उपलब्ध होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अपने लाइफ में हमेशा महंगे घर, महंगे गाड़ी और बाकी काफी चीजों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने सबसे महंगे फल के बारे में सुना है? अगर बात हम नॉर्मल इंसानों की करें तो उनके लिए 400 से 500 तक के फल ही सबसे महंगे फल होते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि 1 से 2 खरबूजे का प्राइस 20 लाख तक हो सकता है? मे बी आपको इस बात का यकीन ना हो, पर ये सच है। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे फल कैसे होते हैं। बाकी आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ नेहा। पहला है ब्लैक डायमंड एप्पल। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं एप्पल पाए जाते हैं तो वो है कश्मीर में। आपने अब तक एप्पल को 2 कलर का देखा होगा, पहला रेड या मरून या फिर दूसरा ग्रीन कलर का। पर क्या आपने कभी ब्लैक कलर के एप्पल को देखा है? इस एप्पल के बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा और ना ही इसके प्राइस के बारे में जानते होंगे। ये तिब्बत में पाए जाते हैं और इसे रेड डिलीशियस के नाम से भी जाना जाता है। इस एक एप्पल की प्राइस ऑलमोस्ट 500 रुपीज होती है, जिसे तिब्बत के या वहां के आसपास के लोग गिफ्ट में दिया करते हैं। उस गिफ्ट पैक में टोटल 6 एप्पल आते हैं, जिसका प्राइस 300,000 का होता है। दूसरा है डेकोपोन साइट्रस। ऑरेंज वैसे तो काफी जगह मिल जाते हैं, बट बहुत कम जगह के ऑरेंजेस अच्छे होते हैं। और अगर आपको अच्छे ऑरेंज खाने हैं तो उसके लिए आपको एक बार जापान का डेकोपोन साइट्रस जरूर खाना चाहिए। वो दुनिया का सबसे टेस्टी ऑरेंज है। उसकी सबसे खास बात ये है कि उसके अंदर की पार्ट बाकी सारे ऑरेंजेस की तरह अलग नहीं होती। ये ऑरेंज सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं और कहीं एक्सपोर्ट नहीं किए जाते। इस ऑरेंज की कीमत ऑलमोस्ट 850 रुपए। तामागो मैंगोज। आम किसको पसंद नहीं है? आम का सीजन आते ही सब उसे जमकर चखने में लग जाते हैं। वैसे तो इंडिया में हापुस, दशहरी, मालदा जैसे आम बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि दुनिया का सबसे महंगा आम जापान में बनता है। यहाँ हर साल इस आम की बोली लगाई जाती है। इस आम को खरीदने में बड़े से बड़े अमीरों के पसीने छूट जाते हैं। आपको बता दें कि ताइयो नो तामागो मैंगो सबसे महंगी ब्रीड है मैंगोज की। इसका कलर लाइट रेड कलर का होता है। साल 2017 में इस मैंगोज को 2,70,000 में बेचा गया था, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा रेट में बिकने वाली मैंगो थी। अगला है सेंट किया क्वीन स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज वैसे तो महंगी ही आती है क्योंकि ये अलग अलग ब्रांड की आती है और ये मार्केट्स में भी महंगी ही मिलती है। बात अगर सेंट किया क्वीन की करें तो वो काफी अलग तरह की होती है। उसे नेचुरली भी बहुत अलग तरीके से बनाया जाता है। ये काफी टाइम तक स्टोर करी जा सकती है और उसका कलर डार्क रेड कलर का होता है। ये नॉर्मल स्ट्रॉबेरीज के मुकाबले काफी बड़ी होती है। जापान में तो इसे गिफ्ट में भी दिया जाता है। ये स्ट्रॉबेरी एक पैकेट में 12 आती है, जिसकी कीमत 6,255 रुपए की होती है। अगला है पाइनएप्पल्स फ्रॉम लॉस्ट गार्डन ऑफ हेगन। इन पाइनएप्पल्स की खेती इंग्लैंड में की जाती है। इसकी खेती 50 से भी ज्यादा फार्मर्स के हेल्प से ग्रीन हाउस में की जाती है। इसको उगाने के लिए घोड़े का खाद और भूसे का यूज किया जाता है। इन्हें इंग्लैंड के लॉस्ट गार्डन ऑफ हेगन में उगाया जाता है। इस एक पाइनएप्पल की कीमत ऑलमोस्ट 1 लाख की होती है। ये पाइनएप्पल को बनने में ऑलमोस्ट 2 साल लगते हैं। इसका कलर लाइट येलो होता है। आखिरी बड़ी मस्त मिले। इस खरबूजों को देखिए और बताइए कि क्या ये 20 लाख की खरबूजे हो सकती है?
जी हाँ, ये 20 लाख की है। कुछ लोगों का कहना है कि नॉर्थ पोकारी के सेपोरा में इस खरबूजे की नीलामी भी हुई थी। ये काफी मीठा और बिल्कुल परफेक्ट शेप का होता है। इस खरबूजे को सब गिफ्ट देने के लिए भी यूज किया करते हैं। आपको बता दें कि जापान में ऑलमोस्ट सारे ही फ्रूट्स काफी महंगे होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ के फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए काफी सालों की मेहनत लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इन सभी फ्रूट्स में से आपको कौन से सबसे महंगे फ्रूट्स लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। I don't believe in taking right decision. I take decision and then make them right. ऐसा रतन नवल टाटा का कहना है। आज के इस वीडियो में हम रतन टाटा के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ नेहा। रतन टाटा का बर्थ 28 दिसंबर 1937 में बॉम्बे के पारसी फैमिली में हुआ था। 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह से उन्हें उनकी ग्रैंडमदर ने संभाला। आर्किटेक्ट बनने के लिए उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। रतन टाटा का नेचर काफ़ी शाई था। वो अपनी मेहनत से लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। उसके लिए अमेरिका में एजुकेशन खत्म होने तक उन्होंने रेस्टोरेंट्स में बर्तन भी धोए। 1959 में उन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री ली। उसके बाद 1961 में उन्होंने टाटा ग्रुप में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पे एज ए वर्कर काम स्टार्ट किया। 1970 तक वो टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे। उसी साल उनको मैनेजमेंट में प्रमोट कर दिया गया। 1971 में रतन टाटा को टीवी और रेडियो बनाने वाली लॉस में चल रही कंपनी नेल्को को संभालने के लिए दे दिया गया। अगले 3 साल में ही रतन टाटा ने इस कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने उसे 2% से 20% पर लाकर खड़ा कर दिया, पर उसके बाद ही इमरजेंसी के वजह से नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। ये था रतन टाटा के लाइफ का पहला फेलियर। 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद 1977 में उन्हें टाटा एक्सप्रेस मिल की जिम्मेदारी दी गई। ये कंपनी बंद होने वाली थी, जिसको फिर से खड़ी करने के लिए उन्होंने मैनेजमेंट से 50 लाख इन्वेस्ट करने का ऑफर रखा, पर उन्होंने उसे ठुकरा दिया और तब कंपनी को बंद भी करना पड़ा। ये था रतन टाटा का दूसरा फेलियर। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का हेड बनाया गया। फिर 1991 में जॉर्ज टाटा के थ्रू रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया, जिसके बाद टाटा ग्रुप और भी तेजी से ग्रो करने लगी। टाटा ग्रुप पहले से ही कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स बनाती थी, पर 30 दिसंबर 1998 में नॉर्मल इंडियन के बजट में आने वाली कार इंडिका लॉन्च की। आपको बता दें कि ऑटो इंडस्ट्रीज ने इस कार को काफ़ी क्रिटिसाइज किया, जिसका असर इसके सेल पर पड़ा। इसी वजह से टाटा इंडिका कार फ्लॉप हो गई। इस लॉस के बाद रतन टाटा ने इस कार को दूसरे कंपनी को बेचने का सोचा, जिसके बाद उसने फोर्ड कंपनी से मीटिंग भी करी। आपको बता दें कि फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ बिहेवियर काफ़ी रूड था। बातों ही बातों में उन्होंने रतन टाटा से ये भी कह डाला कि अगर तुम्हें कार बनानी आती ही नहीं थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले। ये कंपनी खरीद कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यही बात रतन टाटा को दिल पे लग गई और उसी वक्त उन्होंने उस डील को रोक दिया। उन्होंने किसी भी तरह बिल फोर्ड को रॉन्ग प्रूफ करने का ठान लिया था। काफ़ी सालों के रिसर्च के बाद उन्होंने इंडिका का नया वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किया और कुछ ही टाइम में उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट हासिल कर ली। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपने जैगुआर और लैंड रोवर कार के वजह से काफ़ी लॉस झेल रही थी और 2008 के स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट दिवालिया होने के कगार पे आ गई थी।
उसी समय रतन टाटा ने उसके जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने की बात रखी, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। बिल फोर्ड भी उसी तरह मीटिंग करने पहुंचे जैसे पहले रतन टाटा करने गए थे। उसके बाद रतन टाटा ने वो दोनों कार $2.3 बिलियन में खरीदी। इस बार भी बिल फोर्ड ने उसी बात को रिपीट की, बस इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। उन्होंने उनको कहा कि उनकी कंपनी खरीद कर उन्होंने बहुत ही बड़ा एहसान किया है। इसी तरह रतन टाटा ने कई बड़ी कंपनीज को खरीदा। साल 2000 में टाटा ने टी बैग इन्वेंटर कंपनी टेटले को खरीद लिया। उसके बाद 2004 में साउथ कोरिया की कार कंपनी डेवू, 2007 में लंदन की स्टील कंपनी कोरस खरीदी। उसके बाद 2008 में टाटा नैनो लॉन्च किया। स्टार्टिंग में इस कार को काफ़ी सही रिस्पॉन्स मिला, पर बाद में ये चीप कार के इमेज से फ्लॉप हो गई। रतन टाटा ने काफ़ी सारे पोर्टल्स में भी इन्वेस्ट किया, जैसे कि ओला कैब्स, पेटीएम, शाओमी, जिवामे, स्नैपडील, कैशकरो.com, फर्स्ट ट्राई, लेंसकार्ट, कार देखो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन से रिजाइन दे दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया। आपको बता दें कि रतन टाटा को किताबें और डॉग से काफ़ी लगाव है और उन्होंने अब तक शादी भी नहीं की है। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा कंपनी है जो 150 से भी ज़्यादा देशों में ऑपरेट करती है, जिसमें 7 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कोका कोला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, इन सारी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ जितने हैं उतने अकेले बस टाटा कंपनीज में काम कर रहे हैं। और तो और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी अपने प्रॉफिट का 66% देश को डोनेट कर देती है। रतन टाटा को काफ़ी अवार्ड्स भी दिया गया है, जैसे कि साल 2000 में पद्म भूषण, साल 2008 में पद्म विभूषण, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ये थी रतन टाटा की स्टोरी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। तो प्लीज whatever. I want to reach 1 million. एलपीजी गैस सिलेंडर्स के बढ़ते प्राइस को लेकर हमेशा से लोग परेशान रहते आए हैं। हर वक्त इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन अब आपके लिए एक बहुत ही राहत की खबर आई है, और वो ये है कि अब आप किचन में यूज होने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 694 रुपए की जगह सिर्फ 194 रुपए में ही खरीद पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ नेहा। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एलपीजी गैस सिलेंडर इतना सस्ता मिलने लगा। तो बात कुछ ऐसी है कि ऑनलाइन पेटीएम कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए काफ़ी शानदार ऑफर को लेकर आई है। उस ऑफर का बेनिफिट ये है कि अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर को लेने के लिए पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 500 रुपीज़ तक का कैशबैक मिल सकता है, जिससे कि 694 रुपए में आने वाला गैस सिलेंडर आपको सिर्फ 194 रुपए में मिल सकता है। आपको बता दें कि 500 रुपीज़ का ये पेटीएम कैशबैक पेटीएम ने पहली बार एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कराने वाले कस्टमर्स को दिया है। हालांकि इस ऑफर का फ़ायदा आप दिसंबर 2020 तक ही उठा सकते हैं। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि आप इस ऑफर का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे पेटीएम ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद रिचार्ज एंड पे बिल्स के ऑप्शन पर जाना होगा और वहाँ बुक अ सिलेंडर के ऑप्शन पे टैप करना होगा। उसके बाद आपको अपने गैस सिलेंडर का ब्योरो देना होगा। अब वहाँ पेमेंट करने से पहले ऑफर पे फर्स्ट एलपीजी प्रोमो कोड डालना होगा। यहाँ आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये ऑफर हर बार गैस सिलेंडर बुक करने पे नहीं मिलेगा, ये बस फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए ही वैलिड है। आपको बता दें कि आपको पेमेंट 694 रुपये ही करना होगा। पेमेंट करते ही 500 रुपीज़ का कैशबैक आ जाएगा।
एलपीजी डिलीवरी के लिए पेटीएम ने भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ डील किया है। हालांकि ये कैशबैक ऑफर पेमेंट प्रमोशन के लिए पेटीएम ने लाई है। दिसंबर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बिना सब्सिडी वाले 14 केजी सिलेंडर का प्राइस 594 रुपये से बढ़ाकर 694 रुपये कर दिया था। इतना ही नहीं, कमर्शियल सिलेंडर्स पर भी 56 रुपये का प्राइस बढ़ाया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। जिन्हें लगता है कि इंडियन आर्मी की लाइफ बहुत इजी होती है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो सियाचिन ग्लेशियर पे काम कर रहे आर्मी मैन्स की है। ये आर्मी जिस सिचुएशन में रहकर भारत की सेवा करते हैं, उसे देखकर आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ नेहा। -70 डिग्री के टेम्परेचर में इन जवानों को कैसे रहना पड़ता है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सियाचिन में देश के जवानों को बहुत ही हार्ड सिचुएशन में रहना पड़ता है। इसका अंदाज़ा तो आप इससे ही लगा सकते हैं कि बीते 30 सालों में 11,000 से भी ज़्यादा जवान यहाँ शहीद हो चुके हैं। देश के 10,000 जवान यहाँ रोज़ पहरा देते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई 20,000 फुट है। यहाँ पे सैनिक हमेशा ग्रुप में चलते हैं, जिन सभी के पैरों में एक रस्सी एक साथ बंधी होती है, ताकि अगर कोई भी साथी गिर जाए तो सबको उसकी खबर मिल जाए। आपको बता दें कि सैनिकों को जिस ऊंचाई पर भेजी जाती है, वहां जाने के लिए 10 दिन पहले से ही प्रिपरेशन किया जाता है। दिन में बर्फ के मेल्ट होने के वजह से सैनिकों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो रात को 2 बजे अपने काम को पूरा करने के लिए निकलते हैं, ताकि 9 बजे से पहले वहां पहुंच सके। 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर के बीच उन जवानों को 20 या 30 केजी का बैग अपने साथ रखना पड़ता है, जिसमें हथियार, कुल्हाड़ियाँ और रोज़ का बेसिक नीड होता है। इतनी ठंड होने के वजह से जवानों को 6 से 7 लेयर में कपड़े पहनकर निकलना पड़ता है। इतने ठंड के बाद भी इन जवानों को अपने खाने पीने का भी ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। खाने में लिक्विड चीज़ें ज़्यादा रखी जाती हैं, जिसे पैक टिन के डब्बे में किया जाता है, क्योंकि उस चीज़ को खाने या पीने से पहले मेल्ट किया जाता है। कभी कभी तो वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से -70 डिग्री तक चला जाता है, जिसकी वजह से खाने को पहले ही खाना पड़ता है। आपको बता दें कि सैनिकों के हाथ बंधे होते हैं और काफ़ी मोटे कपड़े पहनने की वजह से उनको टिन को खोलने में आधा घंटा लग जाता है। मौसम की वजह से चॉकलेट और मेवे सैनिकों के खाने के लिए सही माना जाता है, क्योंकि वो बर्फ़ में जमते नहीं और अगर जम भी जाए तो उसे मेल्ट नहीं करना पड़ता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जवानों को वहाँ जमे बर्फ़ को मेल्ट करके पानी पीना पड़ता है, पर इसको भी काफ़ी ध्यान लगाकर करना पड़ता है, क्योंकि वो क्लीन नहीं होता है। गर्म किए खाने और लिक्विड्स का ठंडा होने से पहले ही उसे लेना पड़ता है, जिसका असर सैनिकों के डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है, जिससे कि किसी हेल्दी जवान को भी टॉयलेट में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और तो और नहाने के लिए जो पानी यूज़ किया जाता है वो बर्फ़ ना बन जाए, उसके लिए उसे लगातार आग पे ही रखा जाता है। आपको बता दें कि इन सब में केरोसिन ऑयल बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो कि उन्हें पहले से टैंक में दिया जाता था, पर अब पाइपलाइन बिछा दिया गया है। इतना सब कुछ जानने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि कितने मुश्किल से हमारे इंडियन आर्मी वहाँ सरवाइव कर रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। जब हम छोटे बच्चे थे तब बड़ी शरारत करते थे, लेकिन शरारत करने से भी ज़्यादा हम क्वेश्चंस पूछा करते थे। जब हम छोटे थे तब हमें हमारे आसपास की चीज़ें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। आसमान के कलर से लेकर हमारे सर पे कितने बाल हैं, हर चीज़ के बारे में हमें जानना होता था। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश करेंगे।
जो हमें लगता है कि हमें उनका जवाब पता है बट एक्चुअली में होता नहीं है। बट बिफोर दैट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ नेहा। पहला क्वेश्चन है, हमारे रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? जब भी बाहर ठंड हो या चल रही हो कोई हॉरर मूवी तो हमारे रोंगटे तुरंत खड़े हो जाते हैं। बट क्या आपने कभी इसके पीछे छुपे साइंस को जानने की कोशिश की है? गूज़बम्प्स हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर आसपास का माहौल ठंडा होता है तो हमारे बॉडी के फॉलिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि बॉडी को वार्म फील हो। फॉलिकल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण हमारे बॉडी के हेयर स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। जहाँ तक बात रही इमोशनल सिचुएशन की, तो इन सिचुएशन में एड्रेनल हार्मोन्स के वजह से होता है, जो कि जनरली आपको आपके आसपास के खतरे के लिए वार्न करता है। ये एक बहुत ही प्रिमिटिव मैकेनिज्म है। ये बर्ड्स जैसे कबूतर और बाकी एनिमल्स में भी देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स में हमें हमारी वॉइस अलग क्यों लगती है? कि आपको भी अपने वॉइस रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ से नफरत है तो आप अकेले नहीं हैं। वी ऑलवेज वंडर कि हमारी आवाज़ जैसी हमें सुनाई देती है वैसी वॉइस रिकॉर्डिंग्स में क्यों नहीं सुनाई देती। ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि जब हम अपनी वॉइस किसी डिवाइस में रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस बस उसी वॉइस को रिकॉर्ड करता है जो उन तक ट्रांसमिट होता है। लेकिन जब हमारे कान हमारी खुद की आवाज़ सुनते हैं तो वो उन साउंड वेव्स को डिस्टॉर्शन के साथ डिटेक्ट करती है और हमारे वॉइस बॉक्स से निकलने वाली आवाज़ हमारे स्कल से होते हुए कानों तक पहुंचती है क्योंकि बोन्स कंडक्ट साउंड। तो फाइनली जो साउंड वेव्स हमारे कानों तक पहुंचता है वो हमारी आवाज़ और बोन के कंडक्शन द्वारा प्रोड्यूस किए गए डिस्टॉर्शन का एक मिक्सचर होता है। हमारी असली आवाज़ वॉइस रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ होती है जो बाकी लोगों को सुनाई पड़ती है जब हम उनसे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हमें ठंड लगने पर हमारे पूरे बॉडी को ठंड लगती है पर आंखों को क्यों नहीं लगती? ऐसा होने का दो कारण है। आपको बता दें कि आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर सेल्स होते ही नहीं हैं। ठंडी गर्मी सब हमारे आंखों के लिए एक समान होते हैं। दूसरा कारण ये है कि हमारी आंखों का मेजर हिस्सा स्कल के अंडर प्रोटेक्टेड है। हमारे स्कल में होने वाले ब्लड फ्लो से हमारी आंखों को गर्मी मिलती है जिसके कारण हमारे आंखों को ठंड नहीं लगती। चौथा क्वेश्चन है, हमें मोशन सिकनेस क्यों होता है? कभी पहाड़ पे चढ़ते समय या बोट पे आपको वॉमिटिंग की फीलिंग आई है? दुनिया के 90% लोगों को ट्रैवल करने वक्त उल्टी आती ही है। बोट, शिप्स, बसेस में सफ़र करने पे मोशन सिकनेस होता है। ऐसे होने का बहुत ही सिंपल कारण है, जब भी आप पहाड़ पे चल रहे होते हैं तो आपके कान के फ्लूइड्स ऊपर जाने वाले मूवमेंट को फील कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी आंखें तो ये नहीं देखती कि आप ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वो मोशन को वैसे ही देखती है जैसे कि आप किसी प्लेन सरफेस पे ट्रैवल कर रहे हो। और यही होता है जब आप समुद्र पे या पानी पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। आपके कानों को पानी की मूवमेंट फील होती है लेकिन आंखों को नहीं। और क्योंकि हमारे आँख और कान दो अलग अलग चीज़ को महसूस कर रही होती है, वो हमारे दिमाग को अलग अलग सिग्नल्स भेजकर कंफ्यूज कर देते हैं और इसी कंफ्यूजन के कारण हमारा ब्रेन हमें उल्टी और सर दर्द फील करवाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हमारी शक्ल फोटो से ज़्यादा मिरर में क्यों अच्छी दिखती है? सो फ्रेंड्स, हम खुद को सिर्फ मिरर के ज़रिए ही देखते हैं तो हमें आदत होती है खुद की मिरर इमेज देखने की, पर जब कोई हमारा फोटो लेता है तो वो हमारी मिरर इमेज को फ्लिप कर देता है। इंसानों के चेहरे सिमेट्रिकल होते नहीं हैं। जब हमारे मिरर इमेज को फ्लिप किया जाता है तो फोटो और मिरर इमेज में काफ़ी फ़र्क और डिस्टॉर्शन नज़र आता है। ये फ़र्क हमारी आंखों को अच्छा नहीं लगता और इसीलिए हमारी फ़ोटोज़ हमें हमारे मिरर इमेज से ज़्यादा अजीब लगती है। लेकिन इतना मत सोचो, यू आर ब्यूटिफुल नो मैटर व्हाट। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।
जब हम छोटे बच्चे थे तब बड़ी शरारत करते थे, लेकिन शरारत करने से भी ज़्यादा हम क्वेश्चंस पूछा करते थे। जब हम छोटे थे तब हमें हमारे आसपास की चीज़ें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। आसमान के कलर से लेकर हमारे सर पे कितने बाल हैं, हर चीज़ के बारे में हमें जानना होता था। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश करेंगे जो हमें लगता है कि हमें उनका जवाब पता है बट एक्चुअली में होता नहीं है। बट बिफोर दैट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ नेहा। पहला क्वेश्चन है, हमारे रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? जब भी बाहर ठंड हो या चल रही हो कोई हॉरर मूवी तो हमारे रोंगटे तुरंत खड़े हो जाते हैं। बट क्या आपने कभी इसके पीछे छुपे साइंस को जानने की कोशिश की है? गूज़बम्प्स हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर आसपास का माहौल ठंडा होता है तो हमारे बॉडी के फॉलिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि बॉडी को वार्म फील हो। फॉलिकल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण हमारे बॉडी के हेयर स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। जहाँ तक बात रही इमोशनल सिचुएशन की, तो इन सिचुएशन में एड्रेनल हार्मोन्स के वजह से होता है जो कि जनरली आपको आपके आसपास के खतरे के लिए वार्न करता है। ये एक बहुत ही प्रिमिटिव मैकेनिज्म है। ये बर्ड्स जैसे कबूतर और बाकी एनिमल्स में भी देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स में हमें हमारी वॉइस अलग क्यों लगती है? कि आपको भी अपने वॉइस रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ से नफरत है तो आप अकेले नहीं हैं। वी ऑलवेज वंडर कि हमारी आवाज़ जैसी हमें सुनाई देती है वैसी वॉइस रिकॉर्डिंग्स में क्यों नहीं सुनाई देती। ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि जब हम अपनी वॉइस किसी डिवाइस में रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस बस उसी वॉइस को रिकॉर्ड करता है जो उन तक ट्रांसमिट होता है। लेकिन जब हमारे कान हमारी खुद की आवाज़ सुनते हैं तो वो उन साउंड वेव्स को डिस्टॉर्शन के साथ डिटेक्ट करती है और हमारे वॉइस बॉक्स से निकलने वाली आवाज़ हमारे स्कल से होते हुए कानों तक पहुंचती है क्योंकि बोन्स कंडक्ट साउंड। तो फाइनली जो साउंड वेव्स हमारे कानों तक पहुंचता है वो हमारी आवाज़ और बोन के कंडक्शन द्वारा प्रोड्यूस किए गए डिस्टॉर्शन का एक मिक्सचर होता है। हमारी असली आवाज़ वॉइस रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ होती है जो बाकी लोगों को सुनाई पड़ती है जब हम उनसे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हमें ठंड लगने पर हमारे पूरे बॉडी को ठंड लगती है पर आंखों को क्यों नहीं लगती? ऐसा होने का दो कारण है। आपको बता दें कि आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर सेल्स होते ही नहीं हैं। ठंडी गर्मी सब हमारे आंखों के लिए एक समान होते हैं। दूसरा कारण ये है कि हमारी आंखों का मेजर हिस्सा स्कल के अंडर प्रोटेक्टेड है। हमारे स्कल में होने वाले ब्लड फ्लो से हमारी आंखों को गर्मी मिलती है जिसके कारण हमारे आंखों को ठंड नहीं लगती। चौथा क्वेश्चन है, हमें मोशन सिकनेस क्यों होता है? कभी पहाड़ पे चढ़ते समय या बोट पे आपको वॉमिटिंग की फीलिंग आई है? दुनिया के 90% लोगों को ट्रैवल करने वक्त उल्टी आती ही है। बोट, शिप्स, बसेस में सफ़र करने पे मोशन सिकनेस होता है। ऐसे होने का बहुत ही सिंपल कारण है। जब भी आप पहाड़ पे चल रहे होते हैं तो आपके कान के फ्लूइड्स ऊपर जाने वाले मूवमेंट को फील कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी आंखें तो ये नहीं देखती कि आप ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वो मोशन को वैसे ही देखती है जैसे कि आप किसी प्लेन सरफेस पे ट्रैवल कर रहे हो। और यही होता है जब आप समुद्र पे या पानी पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। आपके कानों को पानी की मूवमेंट फील होती है लेकिन आंखों को नहीं। और क्योंकि हमारे आँख और कान दो अलग अलग चीज़ को महसूस कर रही होती है, वो हमारे दिमाग को अलग अलग सिग्नल्स भेजकर कंफ्यूज कर देते हैं और इसी कंफ्यूजन के कारण हमारा ब्रेन हमें उल्टी और सर दर्द फील करवाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हमारी शक्ल फोटो से ज़्यादा मिरर में क्यों अच्छी दिखती है? सो फ्रेंड्स, हम खुद को सिर्फ मिरर के ज़रिए ही देखते हैं तो हमें आदत होती है खुद की मिरर इमेज देखने की, पर जब कोई हमारा फोटो लेता है तो वो हमारी मिरर इमेज को फ्लिप कर देता है। इंसानों के चेहरे सिमेट्रिकल होते नहीं हैं। जब हमारे मिरर इमेज को फ्लिप किया जाता है तो फोटो और मिरर इमेज में काफ़ी फ़र्क और डिस्टॉर्शन नज़र आता है। ये फ़र्क हमारी आंखों को अच्छा नहीं लगता और इसीलिए हमारी फ़ोटोज़ हमें हमारे मिरर इमेज से ज़्यादा अजीब लगती है। लेकिन इतना मत सोचो, यू आर ब्यूटिफुल नो मैटर व्हाट।
तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया। हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आपका स्टोरी विद नेहा में। सो बेसिकली आज जिस पे स्टोरी है वो पहले थे तो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून में से एक, पर अब उनकी कश्ती डूब चुकी है। जी हाँ, आज हम जानेंगे अनसक्सेस स्टोरी ऑफ अनिल अंबानी। अर्श से फर्श तक का सफर शायद इसे ही कहते हैं, जैसा रिलायंस ग्रुप के हेड अनिल अंबानी का रहा है। 11 साल पहले वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून रहे अनिल अंबानी का आज कहना है कि उनके पास लोन चुकाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। एक के बाद एक उनकी कंपनियां लोन चुकाने के मामले में डिफॉल्ट साबित हो रही है। कंपनियों के शेयर 90% तक गिर गए हैं। दूसरी तरफ उनके भाई मुकेश अंबानी इंडिया और एशिया के सबसे अमीर बिजनेस टाइकून में से एक हैं। बदलती टेक्नोलॉजीज के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले धीरू भाई अंबानी का 2002 में निधन हो गया। कहा जाता है कि उसके बाद से ही दोनों भाइयों में अनबन शुरू हो गई थी और लास्टली दोनों के बीच कारोबार का बंटवारा हो गया। 2007 में अनिल अंबानी के पास 45 बिलियन और मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट $49 बिलियन थी। हालांकि दोनों के बीच मां कोकिला बेन की देख रेख में बंटवारा हुआ तो मुकेश अंबानी के पास बिजनेस लाइक पेट्रोलियम एक्सेट्रा लगी, तो वहीं अनिल अंबानी को टेलीकॉम सेक्टर की मेन कंपनीज दे दी गई। आपको बता दें कि उस वक्त टेलीकॉम सेक्टर राइज कर रही थी और माना जा रहा था कि फ्यूचर में अनिल अंबानी बिजनेस में सिक्का जमा सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। अनिल अंबानी की टोटल प्रॉपर्टी का 66% पार्ट रिलायंस कम्युनिकेशन में था, लेकिन इस कंपनी को वो बदलते टेक्नोलॉजीज के साथ आगे नहीं बढ़ा सके। 2010 में रिलायंस कम्युनिकेशन की GTL इंट्रा से 50,000 रुपए की डील लटक गई। फिर भी अंबानी ने 3G अंडर सी केबल के लिए अप्रोच कंटिन्यू रखा। इसके बाद ये 2017 में कंपनी का एयरसेल के साथ मर्ज होने वाला डील भी कैंसिल हो गया और वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने लगातार CDMA की 2G और 3G टेक्नोलॉजी में जमकर एंट्री की, लेकिन 4G के आने पर 2018 में अचानक उस बिजनेस से निकलने का ऐलान कर दिया। इसकी वजह से अनिल अंबानी की कंपनी ने एक झटके में ऑलमोस्ट 8 करोड़ कस्टमर खो दिए। अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशन के अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली रिलायंस कैपिटल और भी कुछ कंपनीज थी। रिलायंस कम्युनिकेशन में हुए लॉस का असर इन कंपनीज पर भी पड़ा और वो लगातार लोन के दलदल में फंसते चले गए। बंटवारे के बाद अनिल अंबानी ने सबसे बड़ा एंट्री एंटरटेनमेंट सेक्टर में किया था। इसके लिए उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट के नाम से कंपनी बनाई थी, बट वो भी फेल हो गई। बिजनेस वर्ल्ड में अनिल अंबानी ने कितनी तेजी से अपनी पोजीशन गंवाई है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 महीने में उनकी पूंजी करीब 75% से कम हो गई। जून से लेकर दिसंबर 2019 के दौरान उनकी इक्विटी वेल्थ 3,651 करोड़ रुपए से गिरते हुए 970.10 करोड़ रुपए पर आ ठहरी है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।